ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल, महंगी महंगी गाड़ियाँ, ग्लैमर और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब कुछ जहन में आता है। दुबई दुनिया की हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल करीब 50 से 70 लाख लोग घूमने के लिए आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुबई तो अगले 20 सालों के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई हमेशा ऐसा ही ग्रो करता रहेगा? क्या इस सब चमक धमक के पीछे कोई ऐसी सच्चाई है जो सबसे छुपाई जा रही है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी सारी कंट्री से काफी अलग है। दुबई के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई का जीडीपी का 1% सिर्फ ऑयल से आता है, बाकी सब टूरिज्म, सी ट्रेड और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? दुबई ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है। दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं। मेरे मुताबिक ये क्लेम थोड़ा मिसलीडिंग है। आइए चलते हैं तकरीबन 20 साल पहले, जब 1822 में दुबई 700 से 800 लोगों की आबादी वाला एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में आता था, जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में अल-बू फलासाए नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा लिया। इस सारे मूवमेंट को 2 लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सईद और मखदूम बिन बुत्ती। और इस आजादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। और सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सईद की मौत हो गई और मखदूम बिन बुत्ती दुबई के रूलर बन गए। और आज तक इसी खानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आजादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसके हालात कुछ अच्छे नहीं थे। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमजोर था और सिर्फ फिशिंग के जरिए मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर 1892 में ब्रिटिश ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली और दुबई ने अपने इकोनॉमिक पर फोर्स करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई मिडिल ईस्ट का पहला फ्री सी पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी। इस पॉलिसी के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन तक का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतने ट्रेड के बावजूद दुबई के हालात कोई ज्यादा बेहतर नहीं हो रहे थे और उसकी वजह थी टैक्स फ्री पॉलिसी, जिसकी वजह से दुबई को कोई खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। फिर 1908 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें कई 100 कश्तियां तबाह हो गई और बहुत से लोग मारे गए। यहाँ मरने वाले वो लोग थे जो दुबई की इकोनॉमिक को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के हालात मजीद खराब होना शुरू हो गई। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिला कर रख दिया। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों ने दूसरे मुल्कों के तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरबिया में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर कर लिया। अगले 20 साल तक सारी मगरिबी दुनिया सऊदी अरब के रिजर्व को एक्सप्लॉइट करने और वहां पाइपलाइन बनाने पर बिजी रही और इस सारे अरसे में दुबई बिल्कुल इकलौट रहा। लेकिन फिर 1950 की ये तिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व डिस्कवर हुए और यहीं से ये सारे खित्ते की तकदीर बदलने का आगाज हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व इतना ज्यादा तो नहीं था कि दुबई की तकदीर बदल दे, मगर दुबई की इकोनॉमिक इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरियर एक्सपोर्ट कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर आना शुरू हो गए थे। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे देश से लड़ाई नहीं ले सकता जिसके पास पूरी दुनिया की 9% ऑयल प्रोडक्शन हो। और साथ ही में ये बात भी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरे तरफ अबू धाबी का मालिक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान का भी ये ख्याल था कि अगर ये पूरे रीजन को तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि सब एलिमेंट मिलजुल कर रहे और एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात से एक दूसरे को इकट्ठा एक्सप्लॉइट करें। इसीलिए 1971 में यूएई वजूद में आई, जिसमें अबू धाबी,
दुबई, शारजा, अजमान, उम्मुल कुवैत और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख जायद बिन सुल्तान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बन गए और ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट, ये एमिरेट्स एयरलाइन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सबको बनाने के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद दुबई अपने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। सारी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए। मल्टीनेशनल अपने ऑफिसेस दुबई में खोलने लगे और दुबई का पोर्ट एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ को मिलने वाला एक ब्रिज बन गया। इसीलिए दुबई ये क्लेम करता है कि ऑयल पर उसकी डिपेंडेंट 1% से भी कम है। लेकिन जब भी दुबई किसी मुश्किल में पड़ता है तो अक्सर उसे बचाने अबू धाबी आता है, जो तेल से माला माल है। इसकी एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमिक हिलकर रह गई थी। दुबई के हालात ये थे कि लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए थे। दुबई जबरदस्त डेट में चला गया था और तभी अबू धाबी ने $100 मिलियन का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया। इस बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग्स का नाम बुर्ज दुबई से अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। लेकिन इसके बावजूद भी दुबई का डेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 2008 के बाद से दुबई का डेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। IMF के मुताबिक दुबई का टोटल डेट $80 बिलियन का है। इस $80 बिलियन में से $20 बिलियन तो अबू धाबी का लोन है, जो अभी तक दुबई ने वापस नहीं किया। अगर 2008 में अबू धाबी ना होती तो दुबई फॉर श्योर डिफॉल्ट कर जाती। तो ये तो हो गया पॉइंट 1 के दुबई का ये क्लेम कि उसकी इकोनॉमी ऑयल पर नहीं चलती। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई की आधी से ज्यादा इकोनॉमी अबू धाबी पे डिपेंडेंट है और अबू धाबी का 80% रेवेन्यू तेल से आता है। दूसरा पॉइंट है दुबई की रियल एस्टेट मार्केट, जहाँ से दुबई अपना काफी रेवेन्यू जनरेट करती है। 2014 के बाद से दुबई में प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल गिर रहे हैं। 2021 तक ये प्राइसेस इतने गिर चुके थे कि अगर आप 2010 की खरीदी गई अपनी कोई प्रॉपर्टी 2021 में बेचते तो आपको कम से कम 70% का लॉस होता। पूरी दुनिया में रियल एस्टेट अप्रिशिएट करती है, मतलब वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन दुबई में पिछले 8 सालों से बिल्कुल उल्टा हुआ है। अब एक तरफ तो आपको दुबई में हर तरफ कंस्ट्रक्शन होती नजर आएगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको खाली बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट और ऑफिसेस भी नजर आएगी और इसकी वजह है ओवर सप्लाई। असल में दुबई का मोटो है बिल्ड एंड द वेलकम, मतलब बिल्डिंग और अपार्टमेंट बनाओ, बाहर से लोग आकर उसे खुद ही आबाद करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा रही है और इसी ओवर सप्लाई की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस मुसलसल गिर रही है। इसकी एक और बड़ी एग्जांपल है मैदान 1, जो दुबई की हिस्ट्री का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 2015 में काम शुरू हुआ, मगर आज 8 साल गुजरने के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर जाया करने के बाद इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया और इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला ग्रुप बैंक करप्ट हो चुका है और हर तरफ ऐसी खाली बिल्डिंग है जिसमें करोड़ों दिरहम लग चुके हैं। खैर, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि 2020 में रसिया यूक्रेन के वार के बाद दुबई के रियल एस्टेट मार्केट को एक अच्छा बुश मिला। बेसिकली काफी रशियन और यूक्रेनियन बिलियनर जिनकी प्रॉपर्टीज यूरोप में फ्रीज हुई है, वो अब दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट पिछले कुछ महीनों में काफी ऊपर गई है। लेकिन ये ट्रेड जाहिर तौर पर टेम्परेरी है, क्योंकि जंग के बाद सारे इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेंगे। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि FATF ने दुबई को मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ रिक्वायर एक्शन ना लेने पर ग्रे लिस्ट में भी शामिल कर लिया है और आने वाले दिनों में दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इस फैसले से काफी इफेक्ट हो सकती है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है दुबई एक्सपो। कोविड के वजह से 2020 के बजाय ये एक्सपो 2022 में हुआ और इसे अब सारे एक्सपर्ट $1 बिलियन फेलियर कह रहे हैं। पिछले करीब 9 सालों से दुबई एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की एक्सप्लेनेशन
प्लांटेशन थी कि वो ये एक्सपो से पूरी दुनिया से बहुत सारे इन्वेस्टर इकट्ठा करके अपनी मार्केट को स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो सका। दुबई एक्सपो एक टूरिज्म स्टंट के अलावा और कुछ नहीं साबित हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपो की इनकम टारगेटेड इनकम से 57% कम थी। अब चलते हैं दुबई का फ्यूचर डिसाइड करने वाले चौथे फैक्टर की तरफ, और वो है दुबई फॉरेनर पॉलिसी। पिछले 3 या 4 सालों में यूएई ने बहुत एक्टिवली अपने फॉरेनर पॉलिसी को सऊदी अरबिया के पॉलिसी से ऐलान किया, स्पेशली कतर और ईरान के मामले पर। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि यूएई ईरान और दूसरे सारे एंटी सऊदी देशों के निशाने पर आ गया है। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जनवरी 2022 में अबू धाबी में ऑयल फील्ड होने वाला मिचेल अटैक, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यमनी हौसियों ने कबूल की थी। ईरान भी ऑलरेडी यूएई को इजराइल के फ्रेंडशिप बनाने के मामले पर थ्रेट कर चुका है। अब दुबई और अबू धाबी को जो चीज दुनिया के बाकी शहरों से डिफरेंट करती है वो है जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सिस्टम। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी अपनी ऑफिसेस दुबई में खोलती है। लेकिन इस थ्रेट के बाद खुदा ना खास्ता दुबई पर एक भी मिचेल अटैक हो गया तो सारे इन्वेस्टर और बिजनेस कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, और इससे भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा दुबई की टूरिज्म पर, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है। पांचवा और आखिरी फैक्टर है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। दुबई दुनिया के उन चंद कंट्री में से है जहां पर 0% इनकम टैक्स है। मतलब आप जो कुछ भी कमाओ आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। दुनिया की सारी टॉप इकोनॉमी और अमीर तरीन कंट्री में भी इनकम टैक्स होता है, और इसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करती है। इनकम टैक्स का ना होना जहां फॉरेनर के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, वहीं दुबई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है कि आखिर कब तक वो ये पॉलिसी को लेकर चलता है, क्योंकि दुबई को हर हाल में टूरिज्म के अलावा भी कोई सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। कुछ महीने पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि 2023 में दुबई इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। खैर, इस सब के अलावा दुबई के 90% लोग इमिग्रेंट हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुबई को यहाँ तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है, लेकिन अभी तक कोई गल्फ कंट्री फॉरेनर को नेशनलिटी नहीं देता, और इसीलिए कोई भी एक्सपेंड अपने आप को ज्यादा दिन तक यूएई से जोड़कर नहीं रखता। अपनी जिंदगी के इतने साल यहाँ पर गुजारने वालों के लिए नेशनलिटी तो लाजमी होना चाहिए। खैर, इस सब के बावजूद जिस तरह से ये शहर खड़ा किया गया है वो अपने आप में ही एक मिसाल है। पूरी दुनिया में आपको दुबई जैसा कोई शहर नहीं मिलेगा, लेकिन ये चमक दमक कब तक रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका दुबई के फ्यूचर के बारे में क्या ख्याल है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।